हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की उड़न तस्करी के बंधक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बम्बई से राजनगर की फ्लाइट 314 अपने निश्चित समय पर राजनगर के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बढ़ रही थी। चलो, कल से फिर वही स्कूल का रगड़ा और होमवर्क का झगड़ा। मुंबई में मौसी के घर पर कितना मजा आ रहा था। हर समय मजा मारने में से काम नहीं चलता श्वेता, कभी कभी पढ़ना भी चाहिए। कभी कभी ना, लेकिन यह तो रोज की वही किटकिट। बोलते बोलते श्वेता के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और रजनी के साथ साथ सभी यात्रियों की आंखें खुद ब खुद बाहर की ओर मुड़ गईं। हे भगवान, यह तो दृश्य वाकई आतंकित कर देने वाला था, क्योंकि रात के अंधेरे में सूर्य की तरह चमकती एक गोल वस्तु तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रही थी, जिसका नाम सबको पता था। यह तो उड़न तस्करी है, लेकिन यह तो हमसे टकराने जा रही है, बचाओ। लेकिन उड़न तस्करी प्लेन से टकराई नहीं, बल्कि उसमें से एक किरण निकलकर प्लेन से टकराई और आगे बढ़ता हुआ प्लेन हवा से ही रुक गया। परंतु इससे पहले कि कुछ और होता, एक दूसरी गोल वस्तु अचानक हवा में प्रकट हो गई और पहली उड़न तस्करी की तरफ बढ़ने लगी। अगले ही क्षण यह स्पष्ट हो गया कि दोनों दोस्त नहीं हैं, लेकिन पहली उड़न तस्करी दूसरी के मुकाबले कई अधिक ताकतवर थी। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। एक अंधा कर देने वाली चमक के साथ दूसरी उड़न तस्करी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगी। धूल और धुएं के बादल जमीन की सतह से आसमान को छूने के लिए लपक उठे और फिर सब शांत हो गया, सिवाय एक चीख के। लेकिन राजनगर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया हुआ था। हेलो, कॉलिंग 1314। हेलो हेलो सर, फ्लाइट 1314 के साथ हमारा लिंक अचानक टूट गया है। क्या प्लेन की पोजीशन रडार पर चेक करो। रडार पर भी प्लेन का कोई निशान नहीं है सर। ओ माय गॉड, पायलट का आखिरी मैसेज क्या था? सिर्फ एक शब्द, उड़न तस्करी। उड़न तस्करी? दुर्भाग्यशाली प्लेन का यह आखिरी मैसेज कहीं और भी रिकॉर्ड हो गया था। ध्रुव, यह मैसेज सुनो। हेलो हेलो, फ्लाइट 1314 कॉलिंग टू राजनगर एयरपोर्ट, एक उड़न तस्करी, क्लिक। फ्लाइट 1314? इस फ्लाइट से तो मम्मी और श्वेता आ रहे थे। करीम, तुम प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करो, मैं अभी आया। और फिर राजनगर एयरपोर्ट पे। दुर्भाग्य से यह खबर सच है ध्रुव। 225 यात्रियों के साथ साथ फ्लाइट 1314 का कोई अता पता नहीं। कहीं प्लेन दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गया? भगवान न करे, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह हादसा यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व में हुआ है, रायपुर गांव के पास। हमारा सहायता दल अब तक वहां पहुंच गया होगा। अगर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसका मलबा यहाँ पर जरूर होगा। सर, सहायता दल वालों को अभी मैसेज आया है। क्या मैसेज है? सिर्फ एक लाइन्स का सर। वहां पर दूर दूर तक एक पेच भी नहीं है। असंभव, एक जैम्बो जेट 225 यात्रियों सहित ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उनसे छानबीन जारी रखने को कहो। लेकिन पायलट के उड़न तस्करी कहने का क्या मतलब हो सकता है? कुछ खास नहीं। रात की फ्लाइट में अक्सर ऐसे भ्रम हो जाते हैं। ऐसे मैसेज हम कई बार रिसीव कर चुके हैं, लेकिन हर बार वह नज़रों का धोखा ही निकलता। कभी कोई गुब्बारा तो या कोई बादल। ठीक है सर, लेकिन कुछ भी पता चलते ही मुझे तुरंत खबर करिए। श्योर ध्रुव, लेकिन चिंता मत करो, हम छानबीन जारी रखेंगे। जल्द ही कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। बाहर निकलते समय ध्रुव के दिमाग में खलबली मची हुई थी। हो सकता है कि पायलट भ्रमित हो गया हो, लेकिन अगर उसने वाकई कोई उड़न तस्करी जैसी चीज देखी हो तो? खैर, यहां बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। अब अगर कुछ पता चल सकता है तो रायपुर गांव से। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल को दुर्घटना स्थल की तरफ मोड़ दिया। लेकिन ध्रुव जब संभावित दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो सहायता दल वाले वापस जाने की तैयारी में थे। यहां पर रुकने का मतलब समय की बर्बादी है ध्रुव। प्लेन यहां पर कहीं भी नहीं है, तो आखिर प्लेन गया कहां? मेरे ख्याल से प्लेन में कुछ खराबी के कारण पायलट ने
उसको कहीं और उतार दिया है और जल्दी ही वे हमसे संपर्क स्थापित कर लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? जहां तक मेरा ख्याल है, अगर ऐसा कोई हादसा है तो उसका रायपुर के किसी न किसी आदमी ने जरूर देखा होगा, लेकिन इन लोगों से पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। काहे साहब, हवाई जहाज मिला? नहीं मिला तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने कुछ देखा था क्या? देखा तो नहीं साहब, पर एक भड़ाम की आवाज जरूर हुई थी। गांव में सबकी नींद खुल गई। हम लोग जब घर से बाहर आए तो शंभू खेतों की तरफ से भागता हुआ आ रहा था। हमारे पास आते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका बदन बुरी तरह तप रहा था और भगवान जाने बेहोशी में जाने का कहाँ बड़बड़ा रहा था। वह कहाँ है, कहाँ पर है? अपनी झोपड़ी में बेहोश पड़ा है। चलिए ना, हम आपको उसके पास लिए चलते हैं। और फिर वह शांभू साहब, वैद्य जी इसको अभी अभी काढ़ा पिला कर गए हैं। बचाओ बचाओ, हाय चमकती थाली गिर पड़ी, हाय हमें जला दिया। चमकती थाली? हाँ साहब, लगातार वही बड़बड़ाए जा रहा है। और वहां पर थाली तो क्या, चम्मच तक नहीं गिरी। चमकती थाली, ये जरूर उड़न तस्तरी की बात कर रहा है। लेकिन ये मामला तो उल्टा हो गया। प्लेन की बजाय उड़न तस्तरी ही गिर पड़ी। लेकिन अगर इनकी बात 1% सही भी है तो वहां कुछ ना कुछ गिरने की निशान जरूर हुआ होगा। ध्रुव वापस खेतों की तरफ तेजी से भागा। उड़न तस्तरी जैसे ही चीज के गिरने से तो अच्छा खासा गड्ढा हो गया होगा और उसके टकराने से जमीन भी काफी गर्म हो गई होगी। जैसे ये गड्ढा अभी हुआ लगता है। यहाँ की जमीन भी काफी गर्म है। अवश्य ही कोई भारी वस्तु यहाँ से आकर जमीन से टकराई है। लेकिन टकराने के बाद आखिर कहाँ? ओह, तभी ध्रुव का बदन किसी अदृश्य वस्तु से जा टकराया। ओह, मैं इस किस चीज से टकराया था? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर कुछ है। ध्रुव के बड़े हाथ ने किसी चीज को छुआ और साथ ही साथ एक हल्की सी करहा भी उसके कानों में टकराई। यहाँ पर जरूर कोई और है, लेकिन वह नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे मदद चाहिए। आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे सामने तो आइए, वरना मैं आपको मदद कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, मैं सामने आता हूं। और अगले ही पल एक चुंदिया देने वाली रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ और ध्रुव की आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य उभर आया। कमाल है, अभी अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हाँ, अपने यान को उतारने के बाद हम जरूरत पड़ने पर अदृश्य भी कर सकते हैं। पर आप घबराइए मत, अंदर चले आइए। एक हल्की सी आशंका के साथ ध्रुव उड़न तस्तरी के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा और उसके अंदर कदम रखते ही उड़न तस्तरी फिर से अदृश्य हो गई और साथ भी ध्रुव भी। इस यान में आपका स्वागत है आदरणीय मिसाटे, आपको प्रणाम करता है। आप तो काफी सभ्य लगते हैं और हमारी भाषा भी जानते हैं। आप किस ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं? किस ग्रह से? हा, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं आदरणीय, मैं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया। मैं भी आपकी तरह पृथ्वी का ही वासी हूँ। पृथ्वी के वासी? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम आपके समय के अनुसार 25,000 के हैं। सन 25,000 के हैं। हम भविष्य से आए हैं। ध्रुव ने बहुत मुश्किल से अपने घूमते दिमाग पर काबू पाया। सन 25,000 से? यानी आप समय यात्री हैं? हाँ, हम आप लोगों के वंशज हैं। आप हमारे पूर्वज हैं, इसलिए आप हमारे लिए आदरणीय हैं। आश्चर्य की बात है, वरना अब तक तो हम यानी यही समझते थे कि उड़न तस्तरियां किसी दूसरे ग्रह से आती हैं। उड़न तस्तरियां? हाँ, आपके यानों को गोल होने की वजह से हम लोग उड़न तस्तरियां कहते हैं। खैर, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, लेकिन इसलिए आपके युग के बारे में मेरी जानकारी काम चला हुई है। दरअसल हम आपके युग में ही नहीं और कई युगों में भी राज की यात्रा करते आते जाते हैं, ताकि पृथ्वी की प्रगति पर नजर रख सकें और मुसीबत के समय अपने पूर्वजों की सहायता कर सकें। लेकिन कम से कम आपके युग में इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे भी अपने नियमों के अनुसार हम किसी भी पूर्वज से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो आपने खुद ही बुलाया है। हाँ, आज मैं ऐसा करने पर विवश हो गया हूँ। इस दुर्घटना से मेरे यान के ऑटोमेटिक कंट्रोल खराब हो गए हैं
और मेरे दाहिने हाथ की हड्डी भी टूट गई है। अब मेरे लिए इस यान को चला पाना असंभव है। इसलिए इस यान को चलाकर वापस भविष्य में जाने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत है। लेकिन आपकी इस दुर्घटना का हमारे हवाई जहाज के गायब हो जाने से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। सिर्फ यह समझ लीजिए कि उसका अपहरण हमारे दुश्मनों द्वारा किया गया है। मैं इस अपहरण को रोकने में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया हूं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि उस हवाई जहाज को अपहरण कर हमारे युग में ही ले जाया गया है। आपके युग में, यानी सन 25,000 में। लेकिन उस हवाई जहाज के यात्रियों को इस युग में यानी सन 1991 में ही लाना बहुत जरूरी है। यह असंभव है। उनका अपहरण डिक्टेटर विटलर ने किया है और वह उन लोगों को भी कभी नहीं छोड़ेगा। यान में कुछ देर तक शांति छाई रही। ध्रुव शायद एक खतरनाक निर्णय लेने जा रहा था। मिसाटे की नजरें ध्रुव पर टिकी हुई थी और ध्रुव ने निर्णय लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। आपको अपने युग में जाने के लिए मदद की जरूरत है ना? चलिए, मैं तैयार हूं। सच धन्यवाद। आपको सही सलामत इस युग में पहुंचा देने की जिम्मेदारी मेरी रही। आप उस सीट पर बैठ जाइए और सबसे पहले उस पीले बटन को दबाइए। उसके बाद अब बाएं हाथ से तीसरे लीवर को खींचे रखिए और कीबोर्ड पर 25,496 टाइप कीजिए। ध्रुव ने मिसाटो के अनुसार उड़न तस्तरी के कंट्रोल करना शुरू कर दिया और एक हल्के से झटके के साथ उड़न तस्तरी सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में उछल गई। अब कुछ देर के लिए आप सारे कंट्रोल छोड़ सकते हैं। अब हमारा यान ठीक रास्ते पर है। यह विटलर कौन है? इस सवाल का जवाब एक लंबी कहानी है। हम मानवों की मशीनी प्रगति सही मायनों में आपके युग से आरंभ हुई और फिर मानवों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यह सिलसिला बढ़ता चला गया। धीरे धीरे मानव ज्यादा से ज्यादा मशीन पर निर्भर होते गए। फिर हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि हम मनुष्यों और पशुओं की शर्तीकृत अंगों को धातुओं के कृत्रिम अंगों से बदलने लगे। आज यानी 25वां सदी में हम शरीर का हर अंग बदल सकते हैं सिवाय मस्तिष्क के। जिन मानवों के शरीर में धातु के अंग लगे थे वे मैक मानव कहलाने लगे। इस चिकित्सा या अंग प्रत्यारोपण का एक बुरा असर यानी साइड इफेक्ट भी होता था। वह यह कि मैक मानवों में भावनाएं कम हो जाती थीं। भावनाएं कम होने से मैक मानवों से अधिक क्रूर होते थे। जिस मैक मानव के शरीर में धातु के जितने अधिक अंग होते वे उतना ही अधिक भावनाहीन और क्रूर होता है। इस प्रकार हमारी समाज में एक दरार आती गई। मानव और मैक मानव में खाई बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि आज संसार दो भागों में बंटकर रह गया। आधा संसार हम मानवों के अधीन है और आधा मैक मानवों के कब्जे में। डिटेक्टर विटलर और मैक मानवों का एक छत्र राजा है। उसमें भावनाएं लगभग शून्य हैं क्योंकि मस्तिष्क के अतिरिक्त उसके शरीर का हर अंग धातु का है। इस कारण वह क्रूरता का जीता जागता रूप बन गया है। लेकिन आप लोगों को इस झगड़े में हमारे युग के लोगों को कहां से ले आ गए? सीधी सी बात है, आप लोग हमारे पूर्वज हैं और हमारी भावनाएं आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। विटलर आप लोगों का अपहरण करके हम पर दबाव डालता है। वह आप लोगों को खत्म करने की धमकी देता है और अगर ऐसा करता है तो हमारा पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब हमारे पुरखे ही नहीं रहेंगे तो हम कहां से पैदा होंगे। विटलर उन लोगों को तब तक बंधक बनाए रखेगा जब तक हम मैक मानवों की अधीनता स्वीकार न कर लें। ओह, अब हमारा यान एकदम सही बिंदु पर है। आप उस नॉब को घुमाकर ऑन कर दीजिए। ध्रुव ने नॉब को ऑन कर दिया और उड़न तस्तरी एक स्थान पर रुककर भयंकर गति से घूमने लगी। चारों तरफ अजीब अजीब आकृतियां फैलने लगी। शून्य गहनता से और गहनता होता गया और फिर धीरे धीरे चारों तरफ फिर से तारे नजर आने लगे। अरे, कुछ भी तो नहीं हुआ। हम तो वहीं पर हैं जहां पर हम थे। नहीं आदरणीय, है तो यह पृथ्वी ही, परंतु सन 25,000 की। खैर, थोड़ी देर बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। उड़न तस्तरी तेजी से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगी और थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपने आप को एक अद्भुत दुनिया में पाया। स्वागत है मिसाटे, तुम ठीक तो हो ना?
तुमसे अचानक संपर्क टूट जाने के कारण हम बहुत चिंतित थे। लेकिन यह कौन है? ये हमारे पूर्वज हैं श्रीमान। इनकी मदद के बगैर मैं अपने युग तक कभी नहीं पहुंच पाता। पूर्वज? क्या तुम भूल गए कि हमारे कानून? क्षमा चाहता हूं श्रीमान, हम इनको अभी वापस भेजने का इंतजाम करते हैं। नहीं, मैं उस हवाई जहाज के सभी यात्रियों के साथ लिए बगैर कभी नहीं जाऊंगा। उन यात्रियों पर मेरी माँ और छोटी बहन भी है। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं आदरणीय, लेकिन यह असंभव है। मुझे असंभव को संभव करना आता है। ये ठीक कह रहे हैं। अगर कोई विटलर की रही सही बुद्धि को ठिकाने लगा सकता है तो यही है। आप इनको जानते हैं? मैं ही क्या, इतिहास का हर विद्यार्थी इनको जानता है। ये सुपर कमांडर ध्रुव है, 20वीं और 21वीं शताब्दी के सबसे महान योद्धा। इनके नाम से ही उस समय के अपराधी थर थर कांपते थे। मैं तो इनके उन कारनामों के बारे में भी जानता हूं जिनके बारे में ये खुद भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वे कारनामे इनको अभी करने बाकी हैं। तब तो इनको ईश्वर ने ही हमारी सहायता के लिए यहां भेजा है। आप लोग मेरी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। विटलर तक तो कोशिश करके मैं पहुंच ही सकता हूं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? विटलर के हटते ही कोई और मेक मानव उसकी जगह ले लेगा और वह भी विटलर की तरह मानवता शून्य और क्रूर होगा। नहीं, इस समस्या का इलाज भी हमने ढूंढ लिया है। धातु के कृत अंक मेक मानवों के शरीर में एक खास हार्मोन्स की मात्रा को कम कर देती है, जिससे मानवों की भावनाएं कम हो जाती हैं। उस हार्मोन्स को मेक मानवों के शरीर में प्रविष्ट कराते ही वे हमारे जैसे ही हो जाएंगे, लेकिन विटलर हमको ऐसा करने नहीं दे रहा। तो ठीक है, अब मुझे अपनी योजना बनाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए। आप जो कुछ भी चाहें हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पूछूं क्या? कोई भी सफल योजना बनाने के लिए मुझे जो जानकारी चाहिए उसे जानने में तो महीने लग जाएंगे। नहीं आदरणीय, आप अपने युग के अनुसार ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका 25,000वीं सदी का है। आप मेरे साथ आइए। और फिर इस मशीन को हम इंजेक्टर कहते हैं। यह आपको इस युग के संबंधित सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ ही मिनटों में दे देगा, परंतु उस जानकारी का उपयोग आपको अपने अनुसार ही करना होगा। तैयार रहिएगा। एक बटन दबा और ध्रुव के दिमाग में सूचनाएं उमड़ पड़ी और कुछ ही मिनटों में मशीन ने अपना काम खत्म कर दिया। कमाल है, हमारे युग के लिए यह इंसेक्टर जादू से कम नहीं। इस मशीन का तो हमारे युग में वालों को आयात करना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ आदरणीय, परंतु हम लोग भूतकाल और भविष्यकाल के युगों के साथ आयात निर्यात नहीं करते, सिवाय अपने पूर्वजों के आयात निर्यात के। क्यों? खैर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब मुझे सिर्फ एक चीज और चाहिए, उस हार्मोन्स से भरा एक हाई पावर कैप्सूल जो मेक मानवों को फिर से कोमल भावनाएं लगाकर उनको क्रूरता से छुटकारा दिलाता है। 2 दिन बाद मैकलैंड के रॉकेट पोर्ट की कड़ी सुरक्षा के बीच एक यान आकर उतरा और उसमें से 2 मेक मानव बाहर निकले। आप मेरे पीछे आइए आदरणीय, इस मेकअप में आपको कोई पहचान नहीं सकता। ठीक है मिस हटे, और आप गूंगे बने रहिएगा। सारी बातें मैं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ के तौर तरीके जानता हूं। आइए, हमको इस लाइन में आगे बढ़ना है। एक बार हम इन्वेस्टिगेशन काउंटर पर पार गए तो हम काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन यह काम शायद इतना आसान नहीं था। तो तुम मानव भूमि से आ रहे हो? क्यों गए थे वहां पर? व्यापार के सिलसिले से? कोई और कारण? हाँ, अपने भाई से मिलने भी। उसकी अभी सुनते ही इस इन्वेस्टिंग ऑफिसर के चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान चमक उठी और अगले ही पल उस मेक मानव के शरीर के चीथड़े हवा में उड़ गए। ले जाओ इसके टुकड़ों को और मेक मोडॉक्स को पेट भर खिलाओ। मैकलैंड में मानव भूमि का जासूस बनकर आया था, लेकिन यह भूल गया कि मेक मानवों का कोई भाई नहीं होता। एक बार मेक मानव बन जाने के बाद सारे रिश्ते खुद ही खुद खत्म हो जाते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आ रहे हो? मानव भूमि से। हाँ, क्या काम था वहां पर? उनसे धातुओं को सौदा करने गया था।
ताकि हमारे महान देश में हथियारों की कोई कमी ना रहे। शाबाश, हमेशा अपने महान देश की तरक्की के बारे में सोचते रहो। और तुम, ये मेरा असिस्टेंट है ऑफिसर। मानव भूमि पर एक एक्सीडेंट में इसकी जीभ कट गई, अभी ये बोल नहीं सकता। जल्दी ऑपरेशन करवा के इसको कृत्रिम जीभ लगवा दूंगा। ऐसा क्यों? अपना मुंह खोलो। मुंह खोल, गूंगे के साथ साथ बहरा भी हो गया क्या? अब तो इसको जवाब देना ही पड़ेगा। ध्रुव का जवाब शुरू से ही जरा करारा होता है। तड़ाक, धड़ाम। और जब ध्रुव का जवाब खत्म हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस, ओह, मुझे यकीन हो गया कि तुम मेक मानव ही हो। हाँ, मर गया। इतनी बेरहमी से तो कोई मानव मार ही नहीं सकता। तो हम जाएं? हाँ, जल्दी जाओ और इस बेरहम को भी लेते जाओ। हाय, अब आगे का रास्ता साफ था। बाल बाल बचे, वरना मैं तो समझ गया था कि आज हम पकड़े गए। समझ तो मैं भी गया था, इसलिए तो मैं उस ऑफिसर को यकीन दिलाना पड़ा कि मैं मेक मानव ही हूँ। आपका तरीका निराला है आदरणीय। आइए हम सब विश्राम कर ले। और लगभग आधे घंटे बाद, आइए आदरणीय, ये किसका घर है? हमारे पास मैकलैंड में ऐसे कई घर हैं जहाँ पर हमारे एजेंट आकर रुकते हैं, लेकिन हमारे काम के लिए ये घर सबसे उपयुक्त है। तो गाइस, ये था इस कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं इसके अगली सेकंड पार्ट में। उस पार्ट में हम देखेंगे क्या ध्रुव अपने ग्रह के यात्रियों को वहाँ से छुड़ा पाता है या नहीं। तो मिलते हैं अगली इसके सेकंड पार्ट में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।